नए यूनिट का नाम लिखना है आपको बड़ा बड़ा, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इस यूनिट का नाम है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी। चलो, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने एक चीज़ तो बचपन में सुनी रखी है, पहले वो लिख लेते हैं बाद में कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी ऑफ कौन? हाँ, सेंट्रल बैंक, मतलब हम अपने देश के हिसाब से अगर लिखे तो आरबीआई। तो आरबीआई की जो पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं मोटा मोटी मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी इसके नीचे आप दो बाइफर्केशन कर दो, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। तो इस यूनिट में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही सिंपल। पहला तो हमें पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो पहले बाइफर्केशन में आप लिख लो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एक तो हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और दूसरे बाइफर्केशन में लिख लो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा इस यूनिट में हमें दो बातें मेनली कवर करनी है, एक हो गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बाकी जो फ्रेमवर्क है उसके नीचे भी आप लिख लो ऐसी फिलहाल के लिए कि जो फ्रेमवर्क है बेसिकली उसमें हमें तीन बातें कवर करनी है, 1 2 और 3। तो आपको इस यूनिट में समझ आएगा कि हम क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेमवर्क के नीचे दो बातें या तीन बातें लिख लो। पहला लिख लो ऑब्जेक्टिव्स, ये पढ़ेंगे। दूसरा लिख लो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ये पढ़ेंगे। और तीसरा लिख लो ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये पढ़ेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर मोटे मोटे हमने टॉपिक्स लिख लिए इस यूनिट के कि भाई क्या पढ़ेंगे हम इस छोटे से यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो हमें ये तो पता है मॉनेटरी पॉलिसी की मतलब आरबीआई की जो पॉलिसी होती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ये तो हमको पता है। बाकी उसका फ्रेमवर्क आपको सिखाऊंगा, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था 2016 में, वो भी बातें लिखेंगे। और फ्रेमवर्क के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है ये भी बताएंगे, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये भी बताएंगे। तो मतलब ये सब बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप मेन पॉइंट नंबर 1 लिखो, इसका नाम लिखो मॉनेटरी पॉलिसी। कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है वो लिखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें आप लिखो डैश डाल के आरबीआई कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी कॉमा usually through buying or selling securities in the open market, full stop। फिर इसी के नीचे लिखना ओपन मार्केट ऑपरेशंस अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स comma which in turn affects long term interest rates and economic activity, full stop। फिर नेक्स्ट लाइन में when RBI lowers the interest rate comma monetary policy is easing, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फुल स्टॉप। और फिर नेक्स्ट लाइन में when RBI increases the interest rate comma monetary policy is tightening, टाइट लिख के ENING और ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। चलो ये लिख लो पहले आप इतना। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन भी आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मुद्दा भी आ गया, और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है वो भी बात आ गई आखिरी में, ठीक है। तो शुरू से बता देता हूँ आपको स्टोरी। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्यों करता है ना, ये आपके मन में सवाल आ सकता है, या मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो मनी है, पैसा, उसकी सप्लाई को प्रभावित करता है। इसकी सप्लाई को प्रभावित करता है, मनी की सप्लाई। तो आरबीआई के पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर्स हैं, आपने अगर 12th में याद होगा। तो आरबीआई देश में होने वाले मनी के सप्लाई को अफेक्ट करेगा, और उसको अफेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी निकालता है वो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब वो कैसे अफेक्ट करता है जी, बच्चा पूछता है कैसे अफेक्ट करेगा। तो आगे लिखा है यूजुअली थ्रू बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज, तो ये हाईलाइट करो,
तो आरबीआई कैसे इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को? बाय करके या सेल करके सिक्योरिटीज को। और मुझे ऐसा लगता है आपको शायद ये याद हो, इसको आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते थे 12th में भी, सेम ही टर्म है, याद है आपको? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना? कि जब आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करता है या सेल करता है इन ओपन मार्केट, तो हम उसको कहते थे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते थे। अच्छा, अब इसमें ये जो लाइन लिखी है ये आपके लिए नई है, ये 12th में नहीं थी। जो ये लाइन, सेकंड लाइन लिखी है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स विच इन टर्न अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बात आपने 12th में नहीं पढ़ रखी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आखिर इंटरेस्ट रेट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए हम एक ऐसी डॉटेड लाइन बनाकर नीचे एक बक्सा बनाते हैं। तो इसमें समझाता हूँ आपको पूरी स्टोरी। तो आप आ जाओ, एक बक्सा बना लेते हैं, मतलब बक्सा आप बाद में बना लेना चाहें, एक ड्राइंग बना दो पहले मेरे साथ समझने के लिए कि आखिर होता क्या है। चलो तो ऐसे बना लेते हैं जी। एक झोंपड़ी बना लो, इसका नाम लिख लो आरबीआई, आरबीआई। फिर एक कमर्शियल बैंक बना लो, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लो, आईसीआईसीआई बैंक, है ना? और एक दो बैंक और भी बना सकते हो जो आपका दिल करे, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई। तो मतलब कमर्शियल बैंक्स बनाना है बेसिकली। और थोड़ी सी दूरी पर पब्लिक बना लो, ऐसे 2-4-5 लोग, जनता। ठीक है, तो कैसे काम करता है वो सिखाना है मुझे तो आपको। चलो तो पहले ये टर्म बताओ, इसका क्या मतलब है? जी सेक। हाँ, तो सबसे पहले लिख लो, जी सेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये एक बेसिक टर्म है, मतलब फाइनेंशियल दुनिया के अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं जी सेक। जी से गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज़ का शॉर्ट हो गया सेक, जी सेक। तो मैं आपको जो स्टोरी सुनाता हूँ वो ये वाली सुना देता हूँ कि मान लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है? बाय कर लेते हैं। तो आप बाय को हाईलाइट कर लेना। तो मैं आपको बाय वाले एंगल से सिखा दूँगा, तो सेल वाला उल्टा हो जाएगा, वो तो अपने आप समझ जाओगे फिर। तो मैं बाय वाले एंगल से समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहा है, ठीक है, कमर्शियल बैंकों से। तो पहले इतनी ड्राइंग बना लो। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा कमर्शियल बैंकों से, तो फिर वो कमर्शियल बैंकों को बदले में क्या देगा? पैसा, पैसे देगा, है ना? तो ऐसे 3-4 एरो बनाकर लिख लो, पैसा, पैसा, मनी, कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लगे, धन, संपत्ति, डॉलर बना लो, रुपये बना लो। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों को पैसा देगा, क्योंकि उनसे वो सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, तो बदले में बैंकों को पैसा देगा। तो जैसे ही कमर्शियल बैंकों को पैसा मिला, तो क्या मैं ये अब नीचे ये लिख सकता हूँ, फिर हाँ सुनने के बाद करना, कि क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ कि अब कमर्शियल बैंकों के पास दे हैव मोर मनी टू लेंड, अब उनके पास ज़्यादा पैसे हैं लोन देने के लिए। भैया एवरीबडी इज ओके, ठीक है, तो आप भी लिख लो पहले। तो अब कमर्शियल बैंकों के पास मोर मनी आ गया टू लेंड, देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो पहले। तो जब इनके पास कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, तो ये तो फैक्ट है, जब इंसान के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है ना? तो बैंक क्या सोचता है? बैंक के पास बहुत पैसे आ गए, तो बैंक को चिंता नहीं है कि भाई शॉर्टेज हो गई तो क्या होगा, लोग आ गए तो क्या होगा, कोई विड्रॉ करने आ गए तो क्या होगा। इनको चिंता कम है, क्योंकि इनके पास पैसा जो है वो ज़्यादा है। तो जब इनके पास लेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा होता है ना, तो ये चाहते हैं, दे वांट कि लोग ज़्यादा बोरो करें। दे वांट, कमर्शियल बैंक क्या चाहता है कि हमसे लोन लो, आपको लोन चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि हमसे लोन लो, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे पड़े, और अगर पैसे हम तकिए के नीचे रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक तो ऐसे में चाहता है कि मैं तो लोगों को दूं लोन, ये लो लोन लो। अब मैं लोगों को कैसे आकर्षित करूं अपनी तरफ की वो मुझसे लोन ले, बताओ? लोअर इंटरेस्ट रेट करके। भाई लोग कैसे आकर्षित होंगे मुझसे लोन लेने में? जब मैं इंटरेस्ट रेट लो कर दूँ। तो समझ आ गई पूरी थ्योरी कैसे चल रही है आगे की? तो वो लिख लेते हैं इसके नीचे कि दे हैव मोर मनी टू लेंड, तो बाकी नीचे लिख लो फिर ऐसे, फिर पूरा सेंटेंस है। तो व्हेन दिस हैपन्स, कॉमा, बैंक विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स टू मेक बोरोइंग्स मोर अट्रैक्टिव। हाँ, तो बैंक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं ताकि बोरोइंग्स जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाए, बहुत लोगों को लगे अरे वाह इतना सस्ता लोन मिल रहा है तो अब तुम ले लेंगे लोन। तो लोगों को लुभावित करने के लिए या आकर्षित करने के लिए अपनी ओर बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। तो आपको बस ये चेन इफेक्ट समझना था कि आरबीआई के बाय करने की वजह से अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आरबीआई ने बाय करा, जिस वजह से कमर्शियल बैंकों के पास पैसे पहुंच गए। जब उनके पास पैसे पहुंच गए तो उन्हें लगा कि अब हम बोरो, मतलब लोग करें हमसे, और उनको बोरो करवाने के लिए या आकर्षित करने के लिए बैंक जो है इंटरेस्ट रेट क्या करता है? कम करता है। तो सबको क्लियर हो गया चेन इफेक्ट? तो इस लाइन का मतलब यही था, पढ़ लो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन अफेक्ट्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, और आगे चल के फिर वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करते हैं एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे मतलब आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से इंटरेस्ट रेट को प्रभावित कर देगी। इंटरेस्ट रेट के प्रभावित होने की वजह से लोगों के पास मतलब बोरिंग ज़्यादा हो जाएंगी, और जब लोगों के पास ज़्यादा बोरिंग्स हो जाएंगी, है ना, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब फिर जो भी होना है वो तो होता रहेगा, वो तो आगे की स्टोरी है। लेकिन आरबीआई की एक हरकत की वजह से मनी सप्लाई इफेक्ट हो गई। तो समझ आ गया? पूरा केस क्लियर हो गया सबको? चलो, तो ये हो गया जी सेकंड पॉइंट का बक्सा। बाकी थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट वो तो खैर आपको पता ही होगा, खैर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर सकती है? या तो इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही है
तो इसका मतलब लोगों के पास जो है ज़्यादा पैसे पहुंच जाएंगे, तो इसको नाम दे दिया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इसको नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इसमें फिर लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, लोग कम बोरो करेंगे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर। तो क्लियर हो गया पूरा इंट्रोडक्शन, सब बच्चों को क्लियर हो गया? चलो ये तो हो गया मीनिंग, पहला पॉइंट। अब इसके नीचे लिखो जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये हमारा एक मेन मतलब पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसको आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इसमें हमको 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें, मतलब इसके अंदर 3 टॉपिक्स होते हैं, ये दिखा देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी होगा और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होगा। तो हम 3 बातें इसके अंदर कवर करते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डाल दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई आरबीआई का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें लिखते हैं लंबी चौड़ी कहानी, एरो डाल के पहले। द आरबीआई एक्ट 1934, in its preamble sets out the objectives of the bank as, तो as के बाद आपको ना इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है थोड़ा सा, क्योंकि भाई प्रियम्बल में दे रखा है, ये आरबीआई एक्ट है 1934 वाला कानून है, उसके प्रियम्बल में दे रखा है। प्रियम्बल मतलब फर्स्ट पेज, हाँ मतलब बिल्कुल फेस ऑफ द कानून, कानून के पहले बनने पर बड़ा बड़ा जो दे रखा है वो लिख रहे हैं। तो उसमें सेट आउट कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैंक एज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कि भैया एक तो ये नोट्स इशू करेंगे, इशू ऑफ बैंक नोट्स, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, और अपने पास ये रिजर्व्स भी रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू, क्यों रखेंगे, टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, एंड जनरली टू ऑपरेट, एंड जनरली to operate the currency and credit system, generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, बस इन्वर्टेड कॉमास बंद, to its advantage। अभी समझाता हूँ, बाकी सेकंड डाल के लिख लो। फंडामेंटली कॉमा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, fundamentally the primary objective of monetary policy has been the maintenance of judicious balance between price stability and economic growth, between price stability and economic growth। ठीक है, तो ये तो वैसे मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है पूरी, लेकिन आपको बस 2 शब्द घर से रट के जाने और अपने हाथों पर टैटू बनवा लेना कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ है बस। तो ये 2 शब्द ही आपके एमसीक्यू में पूछेगा और आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी चलो, जो कानून में भाषा लिखी है वो लिख ली हमने, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों करता है आरबीआई, या उसके पीछे रीज़न क्या है। तो बस यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं हो, सिंपल है ना। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक तरक्की हो, मतलब जीडीपी बढ़े। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मेनली इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाता है। बाकी फिर भी वो प्रियम्बल वाली अंग्रेजी हल्की सी समझा देता हूँ, वो तो जो लिखा है कानून में एग्जैक्ट भाषा है कि भाई आरबीआई जो है वो एक तो बैंक नोट्स इशू जो होंगे उन्हें रेगुलेट करेगा, तो ये शायद आपको पता ही है। वो अपने पास रिजर्व रखेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखेगा, ये बात भी आपको पता ही है। और क्यों रखेगा, ताकि इससे मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे, ये आपने अभी लिखा। एंड के बाद पढ़ना, देखो इससे आपको क्लास 12 का टॉपिक याद दिलवाऊंगा। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। अब आपने एक टर्म पढ़ा था, अगर आपको याद हो 12th में, मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या होता था, डर्टी फ्लोटिंग। हाँ, आरबीआई क्या करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर देता था अपने बेनिफिट के लिए, कई बार डॉलर बेचकर या खरीदकर, तो इंटरवेंशन करता था। तो आरबीआई के पास ये लिखा हुआ है देखो कि जनरली टू ऑपरेट द करेंसी, कह रहा करेंसी ऑपरेट करने के लिए और क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री को टू इट्स एडवांटेज, तो अपने फायदे के लिए, अपनी कंट्री के फायदे के लिए आरबीआई डॉलर खरीद बेच सकता है, ऐसा लिखा हुआ। तो समझ आ गया क्या लिखा है। तो खैर हमें तो सिर्फ 2 वर्ड्स रटने हैं, तो बोलो अपने मुंह से क्या है ऑब्जेक्टिव्स, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है बस। चलो, तो ये तो हो गया जी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बी ये बड़ा है, बी का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें देखते हैं कि लंबी कहानी क्या है। तो ट्रांसमिशन को आप ब्लॉक कर लो, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
तो वैसे ट्रांसमिशन वर्ड का क्या मतलब होता है बताओ? ट्रांसमिट करना मतलब ट्रांसफर करना, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचना या भेजना, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली यही पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके नीचे आप पहले लिखो, एक छोटी सी लाइन लिखो, फिर समझाता हूँ। तो फर्स्ट डाल के लिखो, द ट्रांसमिशन कैन बी प्रेजेंटेड एज, फिर एज के आगे डैश डाल लेना। तो इसमें हम एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं। तो बीच में लिखना चेंज टू मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज टू मॉनेटरी पॉलिसी, इसको ब्लॉक बना के बंद कर देना। फिर नीचे एक एरो डालना, फिर लिखना इंटरेस्ट रेट्स, इसको ब्लॉक बना लेना। और फिर इसके नीचे एक और एरो डाल के लिखना इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। तो एक तरह से आप ट्रांसमिशन होते हुए देख रहे हो। तो ट्रांसमिशन कैन बी प्रेजेंटेड एज, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि टॉप मैनेजमेंट कुछ नियम बनाता है, फिर वो टॉप से आता है मिडिल के पास, मिडिल के पास से लोअर के पास, तो वो भी तो ट्रांसमिशन ही हो रहा है ना, कि भाई ऑर्डर ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो इसमें भी वही बात लिखी गई है कि ट्रांसमिशन जो है वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको दो स्टेजेस बोलते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ गए तो ये स्टेज 1 है, और जब यहाँ से यहाँ गए तो ये स्टेज 2 है। तो ऐसे आप लिख लो। अब ये है क्या सर, ये भी तो बताओ, मतलब हो क्या रहा है? तो वो बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ है ना, तो सबसे ऊपर क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ। तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज की वजह से पता है क्या अफेक्ट होते हैं? इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ अफेक्ट्स लिख के हाईलाइट कर लें। तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होता है तो वो किसको प्रभावित करेगा? इंटरेस्ट रेट्स को। ये आपको भी स्टोरी समझाई थी बड़े बक्से में, दिखा देता हूँ कि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में देखो कोई चेंज करा आरबीआई ने, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इंटरेस्ट रेट्स पर, है ना। तो स्टेज 1 समझ गए भाई, स्टेज 1 ओके हो गया। और जब इंटरेस्ट रेट्स में प्रभाव पड़ता है, जब इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं तो वो किसको प्रभावित करेंगे? इकोनॉमिक गतिविधियों को। फिर लोग शायद हो सकता है कम बोरो करें या कम लोन लें, डिमांड कम हो, या उल्टा भी हो सकता है कि लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो किसको प्रभावित करेंगे? इकोनॉमिक गतिविधियों। तो चेन बन गई कि मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज की वजह से इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होने की वजह से फिर गतिविधियां अफेक्ट होती हैं। तो 2 स्टेजेस हो गए। तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को? तो ये तो हो गई 2 स्टेजेस। अच्छा, उसके बाद सेकंड एरो लिखते हैं। सेकंड एरो की मतलब सेकंड एरो में आप में एक हेडिंग है वैसे तो ट्रांसमिशन में, इसका नाम है चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसमें हमें चैनल्स पढ़ने हैं, जरिए, है ना। जैसे कोई देश में न्यूज़ होती है, न्यूज़ वो ट्रांसमिट होकर आप तक पहुंच जाती है ना, कि भाई कल भूकंप आया मान लो, तो ये न्यूज़ सबको पता चल जाती है। लेकिन वो ट्रांसमिट होकर जो आप तक पहुंचती है उसके जरिए अलग अलग हो सकते हैं, चैनल्स अलग अलग हो सकते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा, किसी ने न्यूज़ चैनल पर देखा, किसी ने व्हाट्सएप पर देखा, किसी ने कहीं और दोस्त से सुन लिया, तो चैनल्स अलग हो सकते हैं ना ट्रांसमिशन के। तो यहाँ पे हम चैनल्स पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रांसमिशन जो है उनके चैनल्स क्या हैं, कैसे कैसे हो सकता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन तो होगा, वो तो ऊपर देख लिया, प्रभाव तो पड़ेगा, वो तो देख लिया, लेकिन बीच में माध्यम कौन है, चैनल्स कौन है। तो समझ गए चैनल्स का मतलब क्या लिख रहे हैं? माध्यम। तो बेसिकली 4 माध्यम हैं इसमें। तो ऐसे लिख लेते हैं। नंबर 1, पहले चैनल का नाम है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। इसको आप हाईलाइट कर लेना चाहें। तो इसमें पहले स्टोरियाँ लिखेंगे, फिर 90% तो आप लिखते ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी 10% मैं समझा दूँगा। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल में लिखो फर्स्ट एरो डाल के, लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक डिपॉजिट्स reduce the incentive of households to save. Reduce the incentive of households to save. Second arrow, lower interest rates for loans can encourage the households and businesses to borrow more. बस 2 बातें लिखनी इस चैनल में, तो borrow more। चलो, तो क्या है? वेरी सिंपल। तो पहले में तो लिखा है कि भाई अगर मान लो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर अब इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलेगा, है ना। अब आपको पता है कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट रखोगे अपना पैसा और इंटरेस्ट मान लो सिर्फ मिलेगा 1%, बहुत कम मिलेगा लेट से, तो अब आपका सेव करने का मन करेगा बैंक में या नहीं करेगा? नहीं करेगा। 1% के लिए आप सोचोगे इससे अच्छा मैं जेब में रख के घूम लेता हूँ, है ना, कुछ खरीद लूँगा। तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक डिपॉजिट्स जो लिखा है कि अगर बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आगे की लाइन पर लिखा है रिड्यूस द इंसेंटिव ऑफ हाउसहोल्ड्स टू सेव। तो उसका सेव करने का भी मन कम होगा, वो कम सेव करेगा, फिर वो कहेगा मैं बैंक में क्यों रखूँ पैसे। या मैं कह रहा हूँ 1% की जगह मान लो 0.1% होता तो कोई रखेगा क्या बैंक में पैसा 1 साल के लिए? नहीं रखेगा। क्यों रखना? 0.1% इतने से इंटरेस्ट के लिए क्या पैसे रखने बैंक में? तो समझ आ गया पहला पॉइंट? चलो हाँ या ना? पहले अंग्रेजी समझ आ गई? ठीक।
अच्छा दूसरी अंग्रेजी, अब लोन लेने की बात करते हैं। अब आपको लोन चाहिए या किसी बिजनेस को भी लोन चाहिए। अब अगर लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मान लो आपको लोन मिल रहा है सिर्फ 2% पर, तो फिर आपका मन करेगा लोन लेने का या नहीं करेगा? यही लिखा है भाई, लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स कैन एनकरेज द हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस टू बोरो मोर। फिर आपको चलो मजा आ गए तो ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, iPhone 15 Pro Max खरीदेंगे 1 TB वाला, तो फिर आप लोन ज़्यादा ले लो। तो भाई क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स? तो बस ये लिखा है इसमें। तो ये हो गया सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने घटने से मतलब आपकी सेविंग, आपका इन्वेस्ट करने का नजरिया भी अफेक्ट हो सकता है ना। पहले में आप बचत नहीं करना चाह रहे थे और दूसरे में मतलब आप लोन ज़्यादा लेना चाह रहे हो, तो कुछ भी आपके थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा चैनल नंबर टू है कैश फ्लो चैनल। कैश फ्लो चैनल, तो इसमें समझते हैं, क्या लिखते हैं, क्या है फर्स्ट करो। रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स, रिडक्शन in lending rates reduces interest repayments on debt, reduces interest repayments on debt, comma, increasing the amount of cash available for households या public firms to spend on goods and services, to spend on goods and services। और सेकेंड एरो में at the same time comma, a reduction in interest rates reduces the income that households oblique firms get from deposits, and some may choose to restrict their spendings, अच्छा तो ये भी लिख लो जी, दो बातें तो ये भी समझ लेते हैं एक बार। चलो तो दोनों पॉइंटों की ड्राइंग बनाता हूँ जब तक आप लिख रहे हो। रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स, तो वही लोन लेने वाली कहानी। तो भाई ये आप हो, अब आप बैंक से लोन लेने गए, ठीक है ना, तो आपने बैंक से लोन लिया मान लो 100 रुपये, तो अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर ये जो इंटरेस्ट है ये कम हो गया, मान लो पहले आप 10 रुपये देते थे इंटरेस्ट, तो आपके पास कितने रुपये बचे? मान लो पहले आप 10 रुपये इंटरेस्ट देते थे, तो आपके पास खर्चा करने के लिए कितने रुपये बच गया? ऐसे लिख रहा हूँ 90, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई मान लो आपने बैंक से 100 रुपये लिए लोन के और 10 रुपये आप ब्याज में दे देते हो, तो कितने रुपये खर्च कर सकते हो? 90। अब मैं इंटरेस्ट रेट कम करूँगा और तुरंत प्रभाव से आप देखना कि जैसे इंटरेस्ट रेट 10 से अगर 6 कर दूँ, तो तुरंत आपके खर्चा करने की जो क्षमता थी, जो आपके पास अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है फॉर खर्चा करने का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 94। तो पहले पॉइंट में तो ये लॉजिक दिया गया है, तो भाई बोलिए हाँ, समझ आ गया कि पहले पॉइंट में ये लॉजिक दिया गया है कि अगर आपका लेंडिंग इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आप पर जो मतलब पेमेंट का बर्डन है वो कम हो जाएगा, और जब पेमेंट का बर्डन कम हो जाएगा तो आपके पास जो कैश अवेलेबल है फॉर स्पेंडिंग वो बढ़ जाएगा। तो समझ आ गया मैथमेटिक्स। तो दूसरा कह रहा है लेकिन सेम टाइम पर भाई उल्टा भी हो सकता है। अब भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है ना, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो भाई इसका प्रभाव आपकी इनकम पे भी पड़ेगा। अब मान लो आपने बैंक में डिपॉजिट करे थे 100 रुपये, तो पहले आपको कितना इंटरेस्ट मिलता था? मान लो 10 रुपये, तो आप 10 रुपये की आइसक्रीम खाते थे पहले, क्योंकि पहले आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाता था बैंक से? 10 रुपये। लेकिन अब अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो अब देखना, अब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 10 की वजह से आपको 6 रुपये मिलेंगे मान लो लेट से, तो अब आप हो सकता है ना अपने खर्चे क्या करोगे, फिर कम करोगे। तो ये लिखा है इंग्लिश में कि सम में चूज टू रिस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग्स, यानी कि अब आप अपने खर्चे कम करोगे। तो देख लो भाई बहनों, तो मैंने तो अपनी क्षमता से पूरी पुरजोर कोशिश करके समझा दिए दोनों पॉइंट, तो आपको समझ आ गए चेन इफेक्ट्स दोनों में क्या चल रहे लॉजिकली। तो जो इंग्लिश लिखी है उसको मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चित्रकारी करके समझाने का प्रयास करा। तो क्लियर हो गए? तो पहले में लोन का इंटरेस्ट अगर कम होगा तो आपके खर्चे करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ये समझाया गया। दूसरे में इसका ये भी बताया गया कि अगर आपके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर आपकी खर्चा करने की क्षमता कम भी हो जाएगी सेम टाइम। ओके, तो ये हो गए कैश फ्लो चैनल। उसके बाद नंबर 3, तीसरा चैनल लिखते हैं पहले। नंबर 3 चैनल का नाम है एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल। एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल, एसेट के दाम और वेल्थ, इनको भी लिंक बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ बातें लिख लेंगे, मैं समझाता हूँ। तो फर्स्ट एरो डाल के लिख लो, एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ इन्फ्लुएंस हाउ मच people can borrow and how much they spend in economy, full stop. Second arrow, lower interest rates support
एसेट प्राइसेस, लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट एसेट प्राइसेस, सपोर्ट एसेट प्राइसेस को आप अंडरलाइन कर लो और ब्रैकेट में लिख सकते हो एग्जाम्पल हाउसिंग, ब्रैकेट क्लोज, बाय एनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट्स, फिर नेक्स्ट एरो, हायर एसेट प्राइस also increases the collateral of the asset, that is available for bank to lend against, full stop. This can make borrowings much easier for households या oblique firms. This can make borrowings much easier for households and firms. तो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, मतलब एक एक बात इसमें सच लिखी है। चलो तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि एसेट के प्राइसेस और आपके पास जो पूंजी है वेल्थ, ये भी अफेक्ट करती है कि कितना आप बोरो कर सकते हो और कितना आप खर्च करोगे। तो एसेट के प्राइसेस जो है वो आपकी बोरोइंग्स को अफेक्ट करते हैं और आपकी वेल्थ आपके खर्चे को अफेक्ट करती है। तो वेल्थ से खर्चा तो आप लिंक कर सकते हो, तो इसी भी मान लो मेरी संपत्ति है 500 करोड़, तो मैं कितना खर्च करूंगा? 5 करोड़, 10 करोड़। तो आपकी संपत्ति है मान लो 5 लाख, तो आप कितना खर्च करोगे? 50,000। तो जिसकी जितनी वेल्थ वो उतना स्पेंड करेगा। तो वेल्थ का तो स्पेंडिंग से सीधा सीधा कोरिलेशन हो गया ना भाई, कि भाई वेल्थ जो है किसी भी व्यक्ति की वेल्थ उसकी स्पेंडिंग को प्रभावित करेगी। तो वेल्थ से तो सीधा सीधा कोरिलेशन सबको क्लियर हो गया। लेकिन एसेट प्राइसेस पे फोकस कर लेते हैं, वो क्या स्टोरी लिखी है उस लिंक बना देता हूँ आपको। तो देखो जी, एसेट प्राइसेस के लिए मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो तो मैंने सोचा था कि चलो एक घर खरीदना है मुझे, ठीक है, मैं घर सोच रहा था कि खरीदूंगा, होम हाउस, ठीक है जी। तो मैंने पूछा ब्रोकर से, मैंने कहा कि भाई ये घर कितने का है, तो उसने कुछ रेट्स बताया जो भी है। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत महंगा बता रहा है, बाद में खरीदूंगा जब सस्ता हो जाएगा। ये तो बहुत महंगा बता रहा है, कह रहा है 5 करोड़ का घर है। तो मैंने सोचा चलो बाद में खरीदूंगा। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज आती नहीं, और RBI जी ने मजे से इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। यानी जो पहले मान लो 10% था, फिर वो 9 कर दिया, फिर वो ऐसे लिखा मनगढ़ंत बातें 6 कर दिया। अब देखो होता क्या, पूरा इफेक्ट समझना, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं ना तो लोग, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये देखो ये मैं हूँ, तो मेरा भी मन ललचा गया। मैंने सोचा अब तो मैं घर खरीद सकता हूँ, अब तो बड़ा सस्ता लोन मिल जाएगा, सिर्फ 6% इंटरेस्ट है। तो मेरे मन में भी आ गया कि चलो ठीक है, अब तो लोन जो है सिर्फ 6% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। पहले कितना था इंटरेस्ट? 10। तो मैंने सोचा फायदा नहीं लोन लेने का, लेकिन अब इंटरेस्ट हो गया 6। तो मेरे जैसे लोग और भी होंगे जो ये सोचेंगे चलो यार अच्छी बात है। तो जब हम जैसे लोग खुश हो गए और फिर ब्रोकर के पास ना डेली 10 फोन आने लगे कि भाई घर कितने का है, घर कितने का है, घर कितने का, मैं घर खरीदना है, मैं घर खरीदना है, घर कितने का है। तो बताओ इससे क्या होगा? तो ये चीज जो होती है ना, ये हाउसिंग एसेट्स को सपोर्ट करती है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स जब कम होते हैं ना, तो वो एसेट्स को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब है कि अब ये घर 5 करोड़ का नहीं ना, फिर ब्रोकर को जितनी बार फोन करूंगा, कह रहा भाई साहब 8 करोड़ का है। तो मैंने कहा अच्छा। तो आपको फर्स्ट लाइन समझ पढ़ो, फर्स्ट मतलब ये वाली लाइन पढ़ो कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स सपोर्ट एसेट प्राइसेस बाय एनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट्स। तो समझ आई मेरी स्टोरी से कि RBI ने जब लोअर कर दिया इंटरेस्ट रेट्स, तो एसेट की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, और एसेट की डिमांड बढ़ने की वजह से उधर उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एनकरेजिंग एसेट्स होना शुरू हो जाता है, और अब वो घर 8 करोड़ का हो। तो पहले इतना क्लियर हो? हाँ, फिर खरीदा ना, मेरे पास तो पैसे हैं, तो फिर 8 करोड़ का मान लो घर खरीद लिया। लेकिन अब उसको देखो मेरे को फायदा क्या मिला। अब मुझे बैंक से लोन लेना था, मान लो लेट्स अज्यूम कि मुझे किसी और काम के लिए बैंक से लोन लेना था। हाँ, अब सुनना ध्यान से, बैंक बड़े चालू होते हैं। बैंक जो है हमेशा लोन के बदले में कुछ कोलेट्रल रखवाते हैं। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी, और वो ये कहते हैं कि भाई तुम जितने रुपए की सिक्योरिटी रखोगे ना, हम उसका 80% तुम्हें लोन देंगे। ऐसी मान लो तो बैंक चालू होते हैं, कहते हैं अगर 100 रुपए की सिक्योरिटी दोगे तो 80 रुपए का लोन ले लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि मैं जो घर पहले 5 करोड़ का अगर देता बैंक को, मान लो मैं 5 करोड़ का घर देता बैंक को, तो मुझे पता है सिर्फ कितना लोन मिलता, 4 करोड़ लोन मिलता। लेकिन अब इधर घर के दाम बढ़े, घर का मार्केट प्राइस अब कितना हो गया, 8 करोड़ हो गया। तो अब मेरे को ये फायदा हो गया कि जब मैंने घर गिरवी रखवाया बैंक के पास, तो मुझे 6 करोड़ 40 लाख रुपए मिल गए लोन के तौर पर। समझ आ रही स्टोरी भाई? सबको क्लियर है? किसी को तो नहीं लग रहा कोई आंखों का जादू कर रहा हूं आपके साथ? अब पढ़ लो आगे की अंग्रेजी, थर्ड एरो। हायर एसेट प्राइसेस आल्सो increases the collateral of the asset that is available for banks to lend against. This can make borrowings much easier for households and firms. तो मेरे देखो मजे आ गए, मेरे को ज़्यादा borrowings मिल गई मजे से, क्योंकि मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई थी। ये घर की वैल्यू और 10 करोड़ हो जाएगी तो मुझे और लोन मिल सकता है। तो समझ आ गई पूरी स्टोरी? तो ये ड्राइंग आप बना लो और देख लो कि आपको मतलब कहानी समझ आई कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये था आपका तीसरा चैनल, एसेट्स प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल। इसके बाद नंबर 4 चैनल और लिख लें, नंबर 4। तो 4 चैनल्स होते हैं, तो नंबर 4 में आप लिख लो, इस चैनल का नाम है एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल। तो इसमें पहले आप स्टोरी लिख लो, फिर समझा देता हूँ। तो फर्स्ट एरो आपको लिखना
लोअर इंटरेस्ट रेट्स reduce the returns investors earn from assets in India. Full stop. Lower returns reduce demand for assets in India, comma, thus foreign investors shift their funds from India. उसके बाद सेकेंड एरो, reduction in interest rates result in lower exchange rate, comma, making foreign goods costlier and domestic goods cheaper. Full stop. This leads to increase in exports and decrease in imports. Full stop. बाकी ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, कॉमा, इन्फ्लेशन में ऑल्सो इंक्रीज। तो मतलब पूरे चेन इफेक्ट है इसमें, तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो फिर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो भी हो सकता है। हाँ, ये ऐसे, लेकिन वो क्या है वो भी समझा देता हूँ कि क्या है। तो ये है बेसिकली आपका एक्सचेंज रेट चैनल। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो, पहले मैंने लिखा है जी, लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द रिटर्न्स इन्वेस्टर अर्न फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा सा ड्राइंग करके समझा देता हूँ। तो देखो, ये तो एक सिंपल कहानी है कि भाई मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, तो मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, लियोनेल मेसी। अब ये सोच रहा है कि चलो भाई अपनी धन संपत्ति इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो ये इंडिया में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो यहाँ से इसको लेट्स एज्यूम कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब चाइना वालों ने कहा कि मेसी भाई तुम हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें 12% इंटरेस्ट देंगे। तो अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, तो आप खुद मेसी बन के सोचो, तो आप क्या इंडिया में इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? चाइना। तो ये पहली लाइन तो ये है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है हमारे यहाँ, रिड्यूस द रिटर्न्स इन्वेस्टर अर्न फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया, और लोअर रिटर्न्स रिड्यूस द डिमांड फॉर एसेट्स इन इंडिया। 10 के आगे पढ़ लो, फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट देयर फंड्स फ्रॉम इंडिया। तो मेसी भाई जो है वो अपने पैसे को भारत से निकाल के कहाँ निवेश करेंगे? चाइना। तो जैसे ही अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो ये एक खराब चीज़ होगी। समझ गए पूरा? अब अच्छा है, पहले आप सोचते सर इंटरेस्ट रेट कम कर दो ना, अच्छा है, लोन महंगे क्यों है, ये सब महंगा क्यों है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो उसका इफेक्ट समझ लो, तुरंत फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा वो क्या करेगा? अपना पैसा शिफ्ट कर देगा। तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, हमें तो पैसे की आवश्यकता है। तो ये भी देख रहे हो पॉइंट, तो समझ आ गया पूरा चेन इफेक्ट। तो जैसे ही आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपना निवेश अब इंडिया में कम करेगा और फिर चाइना में जो है वो ज़्यादा कर देगा, कहीं और ज़्यादा कर देगा जहाँ भी उसको लगेगा अच्छा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जब हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इससे ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, मतलब डेप्रीशिएट हो जाती है। हमारी करेंसी क्या हो जाती है? डेप्रीशिएट हो जाती है। तो ये शायद आपने 12th में सुना होगा, हमारी करेंसी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसको बोलते हैं हमारी करेंसी वीक हो गई, है ना। वीक इसलिए हो गई क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्टर्स कम है, अब हम कमजोर हो गए ना। देखो, फॉरेनर्स हमारा देश छोड़ के, पैसा छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो कौन मजबूत होगा? वो यहाँ, वो। तो हमारा कंट्री वीक हो जाता है थोड़ा सा। तो जब हमारा कंट्री वीक हो जाता है तो फिर ऐसे में हमारी करेंसी भी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसका मतलब हमारी करेंसी भी कमजोर हो जाती है। और करेंसी के कमजोर होने को आपने 12th में टर्म पढ़ा था, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो पहले यहाँ तक ओके हो गया कि हमारी करेंसी कमजोर हो गई, यहाँ तक ओके? बोलो ना हाँ या ना। चलो, अब आगे की ड्राइंग बना देता हूँ। अब जब हमारी करेंसी वीक होती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो गुड्स हम अपने देश में बना रहे हैं, अब फॉरनर्स के लिए वो गुड्स सस्ते हो जाते हैं खरीदना। तो जो फॉरनर्स हैं वो हमारे गुड्स को आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे गुड्स सस्ते हो गए। तो इससे हमारा जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जब भी हमारी करेंसी वीक होती है तो हमारे जो देश के एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने 12th में पढ़ा था, करेंसी डेप्रिसिएशन का आफ्टर इफेक्ट होता है। लेकिन करेंसी डेप्रिशिएट होने से जो फॉरेन में बने गुड्स हैं
वो हमारे लिए बहुत कॉस्टलियर हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको $1 के लिए $100 देने पड़ेंगे। पहले आप $1 के लिए कितने देते 80, अब वही $1 का डब्बा आपको $100 में पड़ेगा। तो आपके लिए फॉरेन गुड्स जो है वो महंगे हो जाते हैं। तो जब फॉरेन गुड्स महंगे हो जाते हैं तो आपके इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आप कम खरीदोगे। तो ये पूरा चेन इफेक्ट में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पहले याद आ गया, पहले यहाँ तक 12th में पढ़ रखा था वैसे। बाकी जब हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, है ना, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, देखो इनकी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो उससे फिर आफ्टर इफेक्ट हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाए, यानी कि इन्फ्लेशन होना शुरू हो। तो ये बातें लिखी हुई हैं पूरी की पूरी, पर दिखा देता हूँ आपको। तो ड्राइंग तो समझाने के लिए बनाई, लेकिन अंग्रेजी पढ़ लो, सेकंड पॉइंट में धीरे धीरे पढ़ना। तो बहुत सारे चेन इफेक्ट्स हैं इसमें कि भाई रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन से रिजल्ट इन लोअर एक्सचेंज रेट। लोअर एक्सचेंज रेट का मतलब वही करेंसी डेप्रिसिएशन, लिख सकते हो अगर लिखना है तो, करेंसी डेप्रिसिएशन, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था। और जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं इमीडिएटली, राइट, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके गुड्स सस्ते हो गए, डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो गए, और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि फॉरेन गुड्स महंगे हो गए, कॉस्टलियर हो गए। और अपने गुड्स की क्योंकि एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इन्फ्लेशन में ऑल्सो इंक्रीज, तो हो सकता है महंगाई धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए। तो ये पूरे मतलब चेन इफेक्ट्स चल, ठीक है। तो सबको समझ आ गए चेन इफेक्ट्स, तो क्लियर हो गया मैं खेल पूरा। चलो, तो ये हो गए आपके सारे चैनल्स।